आज इस लेक्चर में लोग डिस्कस करेंगे मॉर्गेज पे। मॉर्गेज से रिलेटेड जो भी प्रावधान है टीपी एक्ट में वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज इस लेक्चर में लोग समझेंगे कि मॉर्गेज का क्या मतलब होता है और उसके कितने प्रकार हैं और उसका क्या मतलब है, क्लियर। और मॉर्गेज को कंप्लीट करने के लिए ऐसे कौन से रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना आवश्यक है। लेक्चर पे आने से पहले दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें। अगर आपको कोई समस्या है लॉ से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। तो चलिए आते हैं आज के लेक्चर पे। तो आज हम लोग जानेंगे मॉर्गेज। देखिए, मॉर्गेज को समझने के लिए तीन बातों को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहला, अगर आप इस तीन बातों को समझ लेते हैं तो आप ये समझ जाइएगा कि मॉर्गेज एक्चुअली में क्या है टीपी एक्ट के अंतर्गत, ठीक है। तो मॉर्गेज से रिलेटेड जो प्रावधान है टीपी एक्ट में वो है सेक्शन 58 से 99 तक, क्योंकि 100 में आता है चार्ज, ठीक है। अब आइए कि मॉर्गेज के एलिमेंट्स पे हम लोग बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो एलिमेंट है क्या कहता है कि मॉर्गेज के लिए जो पहला एलिमेंट है इंटरेस्ट का ट्रांसफर होना, क्लियर। तो यहां पे इंटरेस्ट का जो नेचर बता रहा है मॉर्गेज के केस में कैसा, तो पार्शियल, ठीक है। तो मॉर्गेज के केस में जब इंटरेस्ट ट्रांसफर होता है तो उस इंटरेस्ट का नेचर कैसा होता है, तो पार्शियल होता है, ठीक है। क्योंकि जब हम लोग गिफ्ट को देखेंगे, हम लोग जब एक्सचेंज का बात करेंगे, जब हम लोग सेल को देखेंगे, तो ऐसे केसेस में जो इंटरेस्ट ट्रांसफर होता है, ठीक है, बाय द ट्रांसफेरर टू द ट्रांसफेररी, वह इंटरेस्ट होता है एब्सोल्यूट इंटरेस्ट, क्लियर। लेकिन मॉर्गेज के केस में जो इंटरेस्ट का ट्रांसफर होता है वो होता है पार्शियल इंटरेस्ट का ट्रांसफर, ठीक है, क्लियर। अब देखिए, अब ये जो इंटरेस्ट ट्रांसफर होगा वो ट्रांसफर होना चाहिए, तो कहां से होना चाहिए, ठीक है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी से उस इंटरेस्ट का ट्रांसफर होना आवश्यक है। दूसरा एलिमेंट, पहला एलिमेंट में क्या था कि इंटरेस्ट का ट्रांसफर होना आवश्यक है और उस इंटरेस्ट का नेचर हम लोग समझे। दूसरा हम लोग जो एलिमेंट देखे मॉर्गेज के लिए वो क्या है कि जो इंटरेस्ट ट्रांसफर होगा वो इमूवेबल प्रॉपर्टी से ट्रांसफर होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो उसका नेचर बता रहा है कि वो स्पेसिफिक होना चाहिए। दैट मीन्स कि जिस भी इमूवेबल प्रॉपर्टी से इंटरेस्ट का ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफेरर को इस बात को स्पेसिफाई करना होगा कि हाँ यह बात बताना होगा ट्रांसफेरी को, ठीक है, या इस बात का एसर्टेनमेंट होना आवश्यक है कि ये जो पार्टिकुलर इंटरेस्ट का ट्रांसफर हो रहा है तो इस पार्टिकुलर इमूवेबल प्रॉपर्टी से ट्रांसफर किया जा रहा है। दोस्तों, इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंतर्गत ऐसे क्या क्या आएंगे या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी का क्या डेफिनेशन है, इसके लिए हम लोग को देखना होता है सेक्शन 3 ऑफ द टीपी एक्ट। सेक्शन 3 कहता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंतर्गत लैंड, बेनिफिट अराइज आउट ऑफ द लैंड या फिर थिंग्स अटैच टू द अर्थ, थिंग रूटेड टू द अर्थ, ये सब इमूवेबल प्रॉपर्टी के डेफिनेशंस है, ठीक है। अब आइए जो यहाँ पे इंटरेस्ट का ट्रांसफर हो रहा है इमूवेबल प्रॉपर्टी से, इमूवेबल प्रॉपर्टी स्पेसिफिक होना चाहिए। तो क्यों हो रहा है ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी का, इमूवेबल प्रॉपर्टी से इंटरेस्ट का ट्रांसफर, पार्शियल इंटरेस्ट का ट्रांसफर। तो देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है ट्रांसफर का मॉर्गेज के केस में, जिसका तीसरा एलिमेंट है कि यहाँ जो इंटरेस्ट का ट्रांसफर हो रहा है तो सिक्योर करने के लिए। अब किस बात को सिक्योर करने के लिए, तो जो कर्ज है, कोई किसी भी नेचर का कर्ज हो, ठीक है, उसको सिक्योर करने के लिए यहाँ पे इंटरेस्ट का ट्रांसफर हो रहा है। तो चलिए हम लोग फिर से देखते हैं। तो पहला एलिमेंट क्या कहता है कि ट्रांसफर होना आवश्यक है इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट कैसा, तो पार्शियल। दूसरा कि इंटरेस्ट जो ट्रांसफर होगा तो कहां से होगा, तो स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी से होगा। दैट मीन्स उस इमूवेबल प्रॉपर्टी से जो स्पेसिफाइड होना आवश्यक है। तीसरा कि अब ट्रांसफर हो क्यों रहा है इंटरेस्ट का, तो सिक्योर करने के लिए, पेमेंट ऑफ एनी डेट, किसी भी डेट को के पेमेंट को सिक्योर करने के लिए इंटरेस्ट का ट्रांसफर होना आवश्यक है। अगर ये तीनों कंडीशन है, ठीक है, फुलफिल हो रहा है तो यह माना जाएगा कि मॉर्गेज कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब एग्जांपल से समझिए, आप उसको अच्छे से और बेहतर हो जाएगा। मान लीजिए, पहले आप ये समझिए कि जो लोन होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है सिक्योर, एक होता है अनसिक्योर्ड। तो अनसिक्योर्ड के केस में क्या होता है कि मान लीजिए ए बी से 100 रुपया लेता है, ठीक है, 100 रुपया लेता है कि ए बी को कहता है कि ऑन सर्टेन डे इसको चुका देगा, क्लियर। अब यहां पे जो ए ने अपना 100 रुपया दिया, बी ने अपना 100 रुपया दिया ए को, तो यहां पे इस बात का कोई सिक्योरिटी है ए के 100 का कि अगर मान लीजिए इनकेस ए अगर नहीं देता है तो बी क्या करेगा, तो बी अब इस केस में, क्योंकि यहां पे
सिर्फ ए बी 100 दे रहा है एक ही प्रॉमिस पे। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो 100 रुपया बी दे रहा है ए को, तो प्रॉमिसरी नोट पे दे रहा है। तो इनकेस अगर बी को 100 रुपया नहीं चुकाया तो क्या होगा, तो ए कोर्ट जाएगा। तो अगर मानिए ए अगर इंसॉल्वेंट हो गया तब तो इसका गया पैसा 100 रुपया, क्योंकि यहाँ पे मनी यहाँ सिक्योर्ड नहीं था। ठीक है, तो मॉर्गेज क्या करता है, पेमेंट को सिक्योर्ड कर देता है, जो लोन है तो सिक्योर कर देता है। ठीक है, दैट मीन्स कि बी, अगर मानिए मॉर्गेज के केस में क्या होता है कि बी बोलता है ए से कि हम तुमको 100 रुपया ट्रांसफर करेंगे, देंगे, लेकिन हमको गारंटी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए अपने 100 का। ठीक है, तो इसके लिए मानिए बी जो है ए से इमूवेबल प्रॉपर्टी ले लेता है, बी ए का इमूवेबल प्रॉपर्टी ले लेता है। क्लियर। तो अब यहां पे इन केस मानिए कि अगर ए जो है 100 नहीं दे पाया बी को, ठीक है, जो लिया था 100 रुपया ए बी से, अगर नहीं दे पाया तो बी का यहाँ पे जो 100 रुपया है, जो पेमेंट है ऑफ डेट है, वो सिक्योर्ड है, क्योंकि उसने पहले सिक्योरिटी ले लिया था। क्लियर। तो यहाँ पे सिक्योरिटी इमूवेबल प्रॉपर्टी को बनाया गया था, तो इसलिए वो मॉर्गेज हो गया। लेकिन जब हम लोग अगर मानिए बी सिक्योरिटी के तौर पे मूवेबल प्रॉपर्टी लेता तो यहां पे भी उसका 100 रुपया सिक्योर्ड होता, तो ये कहलाता, ये ट्रांजेक्शन कहलाता प्लेज। और प्लेज के लिए हम लोग को देखना होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो प्लेज को डिफाइन किया गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 172 में। क्लियर। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के थ्रू अगर कोई डेट थी या फिर पेमेंट ऑफ डेट या पेमेंट ऑफ लोन सिक्योर्ड होता है तो ऐसे ट्रांजेक्शन को हम लोग कहते हैं मॉर्गेज। और अगर मूवेबल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हुआ है एज ए सिक्योरिटी तो फिर वो प्लेज होता है। क्लियर। तो हम लोग एक चीज समझ रहे हैं कि जो लोन होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है सिक्योर्ड और एक दूसरा होता है अनसिक्योर्ड। ठीक है, तो अनसिक्योर्ड जो डेट होता है, जो लोन होता है, वो होता है प्रॉमिसरी नोट के थ्रू। ठीक है, ये जितना भी बात है ये जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर। तो अब यहां जो अनसिक्योर्ड मनी डेट हुआ तो किसके बेसिस पे हुआ, तो यहां जब ट्रांजेक्शन प्रॉमिसरी नोट के बेसिस पे होता है तो वो अनसिक्योर्ड होता है। ठीक है, अनसिक्योर्ड ट्रांजेक्शन होता है। ठीक है, क्लियर। लेकिन अगर मान लीजिए सिक्योरिटी के तौर पे मूवेबल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया गया हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी का, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं सिक्योर डेट, क्योंकि अगर पेमेंट नहीं हुआ तो सिक्योरिटी है इस बात का कि जो पेमेंट है उसको रिकवर किया जा सकता है उस प्रॉपर्टी के थ्रू। तो अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हुआ है तो वो हो जाएगा मॉर्गेज, अगर मूवेबल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हुआ तो वो हो जाएगा प्लेज। क्लियर। तो हम लोग एलिमेंट को देख लिए। ठीक है, तो एलिमेंट से ही समझ में आ गया, और ऐसे मॉर्गेज को डिफाइन किया गया सेक्शन 58 में। क्लियर। अब आइए इसके काइंड्स पे कि मॉर्गेज कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहला मॉर्गेज होता है सिंपल मॉर्गेज। सिंपल मॉर्गेज क्या होता है कि सिंपल मॉर्गेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए सिंपल मॉर्गेज में क्या होता है कि मॉर्गेजर जो है खुद इस बात का अंडरटेकिंग, खुद पर्सनल अंडरटेकिंग लेता है कि वो अपना जो लोन ले रहा है वो उसको पे करेगा। ठीक है, मान लीजिए ए जो है बी से कर्ज लेता है। क्लियर। और क्या कहता है, खुद को पर्सनली ऑबलाइज करता है कि बी से लिया हुआ कर्ज ए चुका देगा। क्लियर। तो इसे हम लोग कहते हैं सिंपल मॉर्गेज। और सिंपल मॉर्गेज के केस में एक बात इंपॉर्टेंट है कि यहां पे अगर सिक्योरिटी के तौर पे इमूवेबल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया गया है और उसका वैल्यू 100 से कम हो या ज्यादा हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस मॉर्गेज को रजिस्टर्ड होना आवश्यक है। ठीक है, ये मॉर्गेज जब भी होगा तो बाय रजिस्ट्रेशन ही होगा, वैल्यूएशन पे इसका कोई फर्क नहीं है। ठीक है, क्लियर। और इस सिंपल मॉर्गेज के केस में डिलीवरी ऑफ पोजेशन नहीं होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी का। दैट मीन्स कि अगर मान लीजिए ए बी से 100 रुपया कर्ज लेता है तो, और यहां पे एज ए सिक्योरिटी ए अपन जो बी जो है सिक्योरिटी के तौर पे अपना 100 रुपया का ए से क्या मांगेगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन यहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी एज ए सिक्योरिटी तो इस्तेमाल होगा, लेकिन इसका ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी ए का वो डिलीवर नहीं होगा बी को। क्लियर। तो क्योंकि सिंपल मॉर्गेज केस में जो इमूवेबल प्रॉपर्टी उसका पोजीशन को डिलीवर करने का आवश्यकता नहीं होता है। क्लियर। बस पॉइंट इतना आपको समझना सिंपल मॉर्गेज केस में कि मॉर्गेजर खुद अब इस बात का गारंटी लेता है कि वो पे करेगा लोन। ठीक है, अगर इन केस नहीं कर पाया तो ये होगा कि जो मॉर्गेजी है जिसने लोन दिया था वो उस प्रॉपर्टी को बेच सकता है, सोल्ड कर सकता है, डायरेक्टली सोल्ड होगा। ठीक है, फोरक्लोजर के लिए वो नहीं जाएगा, डायरेक्ट वो सोल्ड करेगा प्रॉपर्टी। क्लियर। तो सिंपल मॉर्गेज हम लोग समझे। अब हम लोग आते हैं मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। दूसरा जो काइंड्स है मॉर्गेज का वो है मॉर्गेज बाय
कंडीशनल सेल। अब इसमें क्या होता है, तो पहले आप ये समझिए कि मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल को हम लोग अपेरेंट सेल भी कहते हैं और ऑस्टेंसिबल सेल भी कहते हैं। जुडिशियल के एमसीक्यूज जब हम लोग देखते हैं, प्रीलिम्स का हम लोग बात करते हैं, तो उसमें सवाल ऐसे पूछता है कि मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल को हम लोग और किस किस नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में आएगा अपेरेंट सेल, ठीक है, तो हम लोग मार देंगे, या फिर ऑस्टेंसिबल सेल आएगा तो हम लोग इस पर भी टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल को हम लोग अपेरेंट सेल या फिर ऑस्टेंसिबल सेल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये जो मॉर्गेज है ये सेल की तरह ही लगता है, ठीक है, लेकिन ये सेल होता नहीं है। क्लियर, बस पर्पस को लेके डिफरेंस हो जाता है। होता क्या है इसमें कि यहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होता है, मानिए ए है और बी है। क्लियर, अब मानिए कि ए को कर्ज चाहिए 100, मान लीजिए ए कर्ज लोन लेता है बी से, बी कहता है कि हम तुमको 100 देंगे, लेकिन तुमको इसका गारंटी देना होगा कि तुम 100 पे करोगे, इसके लिए तुमको अपना इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना होगा एब्सोल्युटली। यहां पे जो इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगा सिक्योरिटी के फॉर्म में ए के द्वारा बी को, तो एब्सोल्युटली ट्रांसफर होगा, ठीक है। लेकिन ये ऑब्जेक्ट क्या है ट्रांसफर करने का, ये समझिए बात को। तो यहां पे ऑब्जेक्ट है ट्रांसफर करने का क्या, कि ये जो 100 रुपया लिया गया इसकी पेमेंट को सिक्योर करना, ठीक है। तो ये होता है सेल की तरह ही दिखता है, लेकिन ये सेल नहीं होता है, और इसके पीछे का वजह इसका पर्पस बन जाता है, ठीक है। क्लियर, बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, ये मुस्लिम्स में अप्लाई होता है, क्योंकि मुस्लिम्स में लोन लेना हराम माना गया है, ठीक है, कुरान के अगेंस्ट होता है। तो मुस्लिम्स में जो मुस्लिम्स होते हैं वो इसका इस्तेमाल करके लोन लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इसके थ्रू क्या होता है कि अगर मान लीजिए ए को कर्ज लेना होता है तो वो कर्ज लोन लेगा बी से, लेकिन उसके बदले में क्या करेगा, अपना इमूवेबल प्रॉपर्टी एब्सोल्युटली ट्रांसफर कर देगा। किस कंडीशन पे, कंडीशन ये है कि जब ये 100 रुपए वापस करेगा, यहां एकदम ध्यान दीजिए कि जब ए 100 रुपए वापस करेगा बी को, तो बी को जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया था ए इमूवेबल प्रॉपर्टी, बी को उसको रीट्रांसफर करना होगा ए को। क्लियर, तो ये लगता है दिखता है सेल के तरह, लेकिन यह होता है मॉर्गेज। क्लियर, अब ये जो तीसरा पॉइंट है वो है यूसुफ्रैक्चरी मॉर्गेज। इसमें क्या होता है, यूसुफ्रैक्चरी मॉर्गेज में क्या होता है कि यहां पे जो लोन जो सिक्योर्ड हो रहा है उसमें क्या होता है कि अब यहाँ यूसुफ्रैक्चरी मॉर्गेज को समझिए क्या होता है। यूसुफ्रैक्चरी मॉर्गेज कि मानिए कि ए को कर्ज लेना है बी से, क्लियर, और वो कर्ज लिया भी और सिक्योरिटी के तौर पे क्या दे दिया, अपना इमूवेबल प्रॉपर्टी दे दिया ए, ठीक है, अपना इमूवेबल प्रॉपर्टी बी को सिक्योरिटी के तौर पे दे दिया, ठीक है। अब यहां पे बी का 100 रुपया सिक्योर्ड हो गया। अब बी जो है अपने 100 रुपया कैसे रिकवर करेगा, देखिए। अब यहां पे जो ए इमूवेबल प्रॉपर्टी दिया था बी को, ठीक है, मान लीजिए लैंड दिया था, ठीक है, और यह कहा गया था ए के द्वारा कि जो भी इससे उपज होगा, जो भी इसमें अगर खेती किया गया, ठीक है, तो इसका जो भी प्रॉफिट होगा वह प्रॉफिट को बी क्या करेगा, इस लोन में कटा लेगा, ठीक है। तो जैसे लोन कट जाएगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, बी को फिर वापस कर देना होगा इसको, इस प्रॉपर्टी को जो वो ए से लिया था। क्लियर, तो यहां पे आप एक बात ध्यान दीजिए कि यूसुफ्रैक्चरी मॉर्गेज के केस में क्या हो रहा है कि यहां जो सिक्योर्ड हो रहा है लोन, तो कैसे, तो यूसुफ्रैक्ट के द्वारा, ठीक है, जो भी इसका इस प्रॉपर्टी से जो भी गेन हो रहा है, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है इस प्रॉपर्टी से, उसके थ्रू बी अपना 100 रुपए को सिक्योर्ड कर रहा है। तो जैसे इसका 100 रुपए का पेमेंट हो जाएगा इस यूसुफ्रैक्ट के थ्रू, तो उसके बाद क्या करेगा बी, इस इमूवेबल प्रॉपर्टी को जो ए का था उसको ट्रांसफर कर देगा। क्लियर, तो ये हो गया यूसुफ्रैक्चरी मॉर्गेज का एग्जांपल। अब आइए इंग्लिश मॉर्गेज, ठीक है। इंग्लिश मॉर्गेज हम लोग जब देखते हैं तो ये इंग्लिश मॉर्गेज और मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल दोनों सेम लगता है, लेकिन होता क्या है इंग्लिश मॉर्गेज के केस में कि मॉर्गेजर खुद को बाइंड कर लेता है कि वह किसी पार्टिकुलर डेट में पेमेंट करेगा और उस पार्टिकुलर डेट में मॉर्गेजी को वापस कर देना है, ठीक है, जो प्रॉपर्टी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी उसने लिया था। क्लियर, तो यहां पे सेल्फ बाइंडिंग मॉर्गेज को हम लोग कहते हैं इंग्लिश मॉर्गेज। क्लियर हो रहा है, यहां भी ट्रांसफर होता है इंटरेस्ट का। तो आप यहां पे एक बात गौर करेंगे कि मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल इंग्लिश मॉर्गेज में जो ट्रांसफर हो रहा है एब्सोल्यूट इंटरेस्ट का हो रहा है, लेकिन हम लोग एलिमेंट देखें तो वहां बोलता है कि इंटरेस्ट का ट्रांसफर होना आवश्यक है, इंटरेस्ट पार्सल होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे ये डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि यहां पे ऑब्जेक्ट को देखिए,
यहाँ पे मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल में भले इंटरेस्ट एब्सोल्यूट ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन उसको ऑब्जेक्ट क्या है, पेमेंट ऑफ लोन है, ठीक है। इसलिए इस कारण से क्लियर, क्योंकि एब्सोल्यूट इंटरेस्ट का जब भी ट्रांसफर होगा तो वो गिफ्ट के केस में, एक्सचेंज के केस में और सेल के केस में ही होता है। इंग्लिश मॉर्गेज हम लोग समझ गए, सेल्फ बाइंडिंग मॉर्गेज जो कहते हैं इंग्लिश मॉर्गेज। इसमें मॉर्गेजर जो है खुद बाइंड कर लेता है खुद को कि हम उस पार्टिकुलर डेट में हम आपका लोन पे कर देंगे और तब इस ग्राउंड पे मॉर्गेजी को वापस करना है प्रॉपर्टी, ठीक है, रीट्रांसफर करना है प्रॉपर्टी मॉर्गेजर को। क्लियर। मॉर्गेज में क्या होता है, जो 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 व्यक्ति लोन लेता है उसको क्या कहते हैं, मॉर्गेजर, और जिससे लोन लेता है उसको क्या कहते हैं, मॉर्गेजी। क्लियर। मॉर्गेजर मॉर्गेजी समझ गए हम लोग। अब आइए जो नेक्स्ट काइंड हुआ है मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि यहां जो मॉर्गेज लिया जा रहा है वो टाइटल डीड को डिपॉजिट करके ले लिया जाता है। क्लियर। और मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स को हम लोग कहते हैं इक्विटेबल मॉर्गेज। अब इसको समझिए क्या होता है कि मान लीजिए ए को लोन लेना है तो ए क्या करेगा, क्योंकि देखिए जब हम लोग सिक्योरिटी के तौर पे इमूवेबल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं और हम लोग रजिस्ट्रेशन के थ्रू जाते हैं तो उसमें प्रोसीजर लेंथी हो जाता है, ठीक है। और ए को चाहिए, अर्जेंट नीड है, ठीक है, मनी का। तो यहां पे ए जो अपना लोन लेगा बी से, वो लेगा कैसे कि जो ए का इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसके संबंध में जो भी डीड है, ठीक है, इसका जो भी ओनरशिप का जो डीड है उसको क्या करेगा, बी को दे देगा। क्लियर। कि आप ये डीड रख लो, ठीक है, और उसके बदले में, ठीक है, क्या करो, हमको कुछ लोन दे दो। तो यहाँ पे बी का भी जो पेमेंट है सिक्योर्ड हो गया। क्लियर। बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड, तो यहां समय भी बच गया, ठीक है। इसलिए इसको कहते हैं इक्विटेबल मॉर्गेज भी कहते हैं, ठीक है। क्लियर। तो हम लोग मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड को समझ गए। अब जो लास्ट है एनएमएलएस मॉर्गेज, ये क्या होता है, देखिए ये कॉम्बिनेशन है दो तीन मॉर्गेज का, एक दो मॉर्गेज का कॉम्बिनेशन को कहते हैं हम लोग एनएमएलएस मॉर्गेज, ठीक है। मान लीजिए कि एनएमएलएस मॉर्गेज में क्या होता है कि अगर सिंपल मॉर्गेज भी हो रहा है और मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल भी हो रहा है, ठीक है, दोनों को मिक्स कर दीजिए तो वो हो जाता है एनएमएलएस मॉर्गेज, ठीक है, एनएमएलएस मॉर्गेज हो जाता है। क्लियर। अब आते हैं जो आज का जो लास्ट टॉपिक है वो है कि मोड ऑफ कंप्लीटिंग मॉर्गेज। मॉर्गेज को कंप्लीट करने के लिए आखिर लास्ट का प्रोसीजर क्या होता है, ठीक है। देखिए तो पहले तो रजिस्ट्रेशन का जब हम लोग बात करते हैं तो रजिस्ट्रेशन के थ्रू भी मॉर्गेज कंप्लीट होता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन कब कब आवश्यक है, तो दो केसेस में कंपलसरी है रजिस्ट्रेशन। पहला, अगर मॉर्गेज हुआ बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स तो। क्लियर। और दूसरा, सिंपल मॉर्गेज के केस में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। क्लियर। इसको एकदम नोट कीजिए। अब जो दूसरा है मोड ऑफ कंप्लीटिंग मॉर्गेज, वो है डिलीवरी ऑफ पोजेशन। अब देखिए अगर मान लीजिए कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हुआ है फॉर सिक्योरिंग लोन, अगर उसका वैल्यू 100 है या उससे अधिक है तो फिर रजिस्ट्रेशन आवश्यक है, ठीक है। लेकिन जब लोग मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स देखते हैं या फिर सिंपल मॉर्गेज केस में वैल्यूएशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर वैल्यू 100 से कम भी है तो भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाता है, ठीक है। लेकिन बाकी मॉर्गेज में अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का वैल्यू 100 है उससे अधिक है तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, अन्यथा अगर 100 से कम है वैल्यू पर इमूवेबल प्रॉपर्टी का तो फिर वो जो मॉर्गेज है वो कंप्लीट हो जाएगा, बाय डिलीवरी ऑफ पोजेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। और जो लास्ट है मोड ऑफ कंप्लीटिंग मॉर्गेज, तो हम लोग समझ ही गए बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स, ठीक है, कि मॉर्गेज टाइटल डीड को डिपॉजिट करके भी हो सकता है। तो दोस्तों आज इस लेक्चर में अब इस लेक्चर को हम लोग कंक्लूड करते हैं। तो आज इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या देखा, तो आज इस लेक्चर में हम लोगों ने समझा कि मॉर्गेज जो है, क्योंकि जिस भी राज्य के जुडिशियल एग्जाम में टीपी एक्ट का सब्जेक्ट होता है उस जुडिशियल एग्जाम में मॉर्गेज से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। क्योंकि आगे जब हम लोग देखेंगे तो आप जब टीपी एक्ट देखोगे तो उसमें एक समझ में आ जाएगा बात कि सबसे बड़ा जो चैप्टर है, क्योंकि टोटल चैप्टर टीपी एक्ट में 8 है और सबसे बड़ा जो चैप्टर है वो है मॉर्गेज का, ठीक है। अगर मॉर्गेज का चैप्टर खत्म हो जाता है तो आधा टीपी एक्ट माना था खत्म हो गया है, क्योंकि मॉर्गेज बहुत ही, इसको समझना बहुत ही टिपिकल हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग आगे के लेक्चर में देखेंगे कि जो रिडेम्पशन क्या होता है, मॉर्गेज ऑफ रिडेम्पशन, ठीक है, और ये राइट किसका है और इस राइट को कैसे एक्सरसाइज किया सकता है, ठीक है। और भी बहुत सारे प्रावधान है मॉर्गेज से रिलेटेड जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे लेक्चर चाहिए तो आप कमेंट जरूर करें, ठीक है।
तो अब हम लोग कंक्लूजन पे आते हैं। तो आज इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या देखा, हम लोगों ने सबसे पहले मीनिंग पे बात करी, मीनिंग के साथ साथ एलिमेंट को भी देख लिया। तो मीनिंग हम लोग क्या समझ रहे हैं कि जब ट्रांसफर होता है इंटरेस्ट का, ठीक है, और इंटरेस्ट ट्रांसफर होना चाहिए किसमें, किससे, तो कुछ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी से, ठीक है, स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी से अगर इंटरेस्ट का ट्रांसफर हुआ है और उसका ऑब्जेक्ट क्या है, तो पेमेंट ऑफ डेट को सिक्योर करना, तो वो मॉर्गेज हो जाता है। क्लियर। उसके बाद हम लोग काइंड्स में है तो हम लोग सिंपल मॉर्गेज देखें, उसके बाद हम लोग कंडीशनल सेल मॉर्गेज देखें, ठीक है, रिस्ट्रक्चरिंग मॉर्गेज देखें, इंग्लिश, उसी तरीके से टोटल 6 काइंड से मॉर्गेज की ये हम लोगों ने डिस्कस करा। फिर हम लोगों ने आज इस लेक्चर में मोड ऑफ कंप्लीटिंग मॉर्गेज डिस्कस करा लास्ट दोस्तों। तो अब इस लेक्चर में इतना ही। आपको अगर कोई समस्या है, मैं बार बार रिपीट करता हूं कि अगर आपको कोई भी टॉपिक किसी भी पेपर का, लॉ पेपर का समझ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। दोस्तों अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।